तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर 2। ठीक है, लेक्चर 1 जो है पहले हो चुका है, तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो। ठीक है, तो लेक्चर 2 में आज ऐसे मैंने मोस्टली जो है अब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, है ना। लेकिन इससे पहले कुछ बेसिक्स जो डायमेंशंस है, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन है, जो आपको 11th में काम आने वाले हैं ना, तो पहले उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ बेसिक्स वाले जो है डायमेंशन। तो सबसे पहले बताया गया है यहाँ डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड और वेलोसिटी। ये बिल्कुल बेसिक वाले हैं, है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे है ए, है ना, और एक पॉइंट है यहाँ पे बी। यहाँ से यहाँ तक जाने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये है, ये जितने भी रास्ते आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो दिख रहे हैं ना, ए से बी तक के लिए, ये सब डिस्टेंस होते हैं, है ना। ये सब डिस्टेंस है जिसमें डायरेक्शन कुछ फिक्स नहीं है। देखिए जैसे यहाँ पे डायरेक्शन देखिए अलग है, यहाँ का डायरेक्शन देखिए अलग है, यहाँ का डायरेक्शन अलग है ना। तो डिस्टेंस में आप अलग अलग लोकेशन पे देख रहे हैं कि अलग अलग डायरेक्शन हो रहा है ना। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो होता है कि इस पॉइंट ए और बी को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन है ना, जो कि ए और बी के बीच का जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगा ना, इसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। जो काइनेमेटिक्स जो चैप्टर आएगा, फर्स्ट चैप्टर हम लोग का, उसमें हम लोग इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इसके यूनिट और डायमेंशन की, है ना। तो जो इसका डायमेंशन होता है ना, वो होता है डिस्टेंस एक तरह का लेंथ ही है, तो इसका डायमेंशन जो होगा ना, वो डायमेंशन हो जाएगा एल। ठीक है ना, ये डायमेंशन इसका एल होगा। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट का भी डायमेंशन क्या है, एल है। ठीक है ना। स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम, है ना, डिस्टेंस बाई टाइम। तो देखिए डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो गया, एल हो गया, है ना, और टाइम का डायमेंशन हो गया टी, है ना। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे, एल टी, और टी का पावर यहाँ 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, तो एल टी -1। ठीक है ना। तो एल टी -1। इस तरह से अब देखिए वेलोसिटी का भी जो होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम आ जाएगा। तो डायमेंशन तो यही रहेगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायमेंशन एल ही होता है। तो यहाँ पे एल टी -1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, फोर्स और इम्पल्स है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन देखिए क्या होता है। एक्सेलरेशन जो होता है ना, ए इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, है ना। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फिर वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे वी फाइनल वेलोसिटी है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, और टी टाइम है। ठीक है, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा मोशन चैप्टर में। तो यहाँ से ए इक्वल टू की देखिए कितना, वी माइनस यू और अपॉन टी, है ना। तो देखिए जो चेंज इन वेलोसिटी है ना, ये भी तो एक वेलोसिटी आएगी। जैसे ऐसे आप समझिए कि पहले जो वेलोसिटी थी मेरी 10 मीटर पर सेकेंड थी, बाद में उसकी वेलोसिटी हो गई 40 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज कितने का आया, 30 मीटर पर सेकेंड का, है ना। तो चेंज इन वेलोसिटी भी एक वेलोसिटी है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी -1, और टाइम का डायमेंशन टी। तो यहाँ से कितना आ गया, एल टी -2। ठीक है ना। तो यहाँ पे एल टी -2 ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन है। ठीक है, अब हम लोग को मोमेंटम का डायरेक्शन देखना है ना। तो मोमेंटम इज इक्वल टू जो होता है ना, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी, है ना। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अब देखिए मोमेंटम का डायमेंशन हम लोग देखें
तो फॉर्मूला पहले लिखते हैं, मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, स्मॉल p से, है ना, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का डायमेंशन हो गया m और वेलोसिटी का Lt-1 अभी हम लोग निकाले थे, है ना। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, mLt-1, mLt-1, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो F इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं फोर्स को हम लोग इसको, है ना। तो मास का डायमेंशन हो गया m और इसका Lt-2 अभी देखें हम लोग, एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन था वो कितना था, Lt-2। तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया, mLt-2, है ना। तो फोर्स का डायमेंशन होता है mLt-2। अब देखिए इम्पल्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स और चेंज ऑफ मोमेंटम होता है इम्पल्स, है ना। तो चेंज ऑफ, तो अब इम्पल्स के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन देखिए लिखा हुआ है हम लोग का कितना है, mLt-2 है और टाइम का t हो जाएगा, है ना। तो mLt-1, ठीक है ना। तो mLt-1 ये डायमेंशन निकल के आ गया इम्पल्स का। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी जो है ना वो आपको 11th के स्टार्टिंग में आपको काम आने वाला है। 11th में जो फर्स्ट पोर्शन जो है अपना मैकेनिक्स का है ना। तो उस मैकेनिक्स में आपको ये सब फिजिकल क्वांटिटी आएंगे। तो इन सब का यूनिट और डायमेंशन जानिए, फॉर्मूला जानिए, तो आगे चल के आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए आगे आते हैं। वर्क है, एनर्जी है, टॉर्क है और पावर है। तो वर्क, एनर्जी और पावर तो आप सुने हैं, टॉर्क अभी आप नहीं सुने होंगे, है ना। टॉर्क जो है ना वो इंट्रोड्यूस होता है 11th क्लास में ही, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वर्क, एनर्जी, टॉर्क और पावर का देखें तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इन डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स का भी हम लोग देखें कितना था, mLt-2 था और डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा, L लेंथ है एक तरह का, है ना। तो यहाँ से देखिए तो कितना होगा, mL2 और T-2। तो ये वर्क का डायमेंशन निकल के आ गया mL2T-2, ठीक है। एनर्जी का भी डायमेंशन जो होता है वर्क के बराबर ही होता है। देखिए एनर्जी का जैसे आप फॉर्मूला एक पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv²। तो हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, है ना। मास का डायमेंशन लिख लीजिए यहाँ से m और वेलोसिटी का होता है Lt-1, है ना, और इसका स्क्वायर है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से आपका आ गया कितना, mL2, है ना, पावर 2 है यहाँ पे, और T-2। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन है, या कोई भी एनर्जी का डायमेंशन होगा वो इतना ही होगा, है ना। तो यहाँ से mL2 और T-2 जो कि वर्क के डायमेंशन के ही बराबर है। तो वर्क और एनर्जी दोनों का डायमेंशन mL-T-2। इस तरह से जो टॉर्क होता है ना, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क जो होता है ना वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो या डिस्टेंस हो, डायमेंशन तो वही होगा ना। तो इसलिए फोर्स का ये डायमेंशन हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का डायमेंशन, मतलब जो डिस्टेंस का डायमेंशन होगा L। तो यहाँ से यही डायमेंशन आना है इसका भी। तो इसका भी जो डायमेंशन होगा वो mL-T-2 ही होगा, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं पावर का डायमेंशन, है ना। तो पावर में क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क बाय टाइम, है ना। पावर क्या होगा, पावर इज इक्वल टू जो होगा हो जाता है वर्क बाय
टाइम, है ना। तो वर्क का डायमेंशन अभी हम लोग देखे कितना था, mL2t-2 और टाइम का डायमेंशन t होगा। तो देखिए t का पावर नीचे कितना है, 1 है, तो ऊपर जाएगा तो -1 और ऑलरेडी पहले से -2 है ही, तो ये कितना आ जाएगा mLt-3, है ना, mL2t-3। तो यहाँ से हो गया mL2t-3 और यहाँ भी L2 था, छूट गया था, ठीक है ना। तो ये डायमेंशन निकल के आ गया पावर का। आगे देखिए, नोट करते चलिए इसको। प्रेशर है, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर को P से डिनोट करते हैं हम लोग, P इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन mL2 अभी निकाले हुए हम लोग, और एरिया L2 है ना। किसी का भी एरिया देखिए, जैसे कोई सर्कल का एरिया πr², तो r का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर है ना, तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, जो डिस्टेंस का स्क्वायर है उतना होगा, है ना। तो यहाँ से L2 हो गया, तो देखिए तो यहाँ से कितना आ रहा है, mL-1 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस का है, ऊपर जाएगा तो -2, तो mL-1 और t-2, ठीक है। तो ये डायमेंशन निकल के आ गया प्रेशर का। तो यहाँ लिख लिया हम लोग प्रेशर का डायमेंशन mL-1 और t-2। इसकी यूनिट होती है पास्कल, है ना। तो अभी हम लोग डायमेंशन देख रहे हैं, यूनिट हम लोग इसके बाद देखेंगे, ठीक है। अब देखिए डेंसिटी जो होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से, है ना। इस सिंबल को रो पढ़ते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम, है ना, मास बाई वॉल्यूम। तो मास का डायमेंशन m और वॉल्यूम का डायमेंशन, किसी का भी वॉल्यूम हम लोग निकालते हैं ना तो मीटर क्यूब में होता था, है ना। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम है πr²h, ठीक है ना। कोन का वॉल्यूम है 1/3 πr²h, है ना। इस तरह से स्फीयर का होता है 4/3 πr³। तो r³ में जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ मीटर क्यूब होगा, है ना, मतलब कि लेंथ का पावर 3, है ना। तो mL-3 हो जाएगा डायमेंशन। तो यहाँ से देखिए डेंसिटी का कितना लिखते हैं, mL-3, ठीक है ना। आप इसको चाहिए तो ऐसे भी लिख सकते थे कि mL नहीं है, L-3 और t यहाँ नहीं है, तो t का पावर आप 0 भी लिख सकते हैं। तो कहीं कहीं आपको इस तरीके से भी डायमेंशन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। और या तो फिर t नहीं है तो आप t को आप छोड़ भी सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया रहेगा उससे आपको समझना होगा कि क्या दिया है। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद है स्ट्रेस है और स्ट्रेन है। देखिए एक चैप्टर आता है आगे चल के इलास्टिसिटी, है ना। तो इलास्टिसिटी में ये सब चैप्टर आएगा, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है ना। तो स्ट्रेस होता है जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर का जो डायमेंशन होता है वही स्ट्रेस का। स्ट्रेस भी होता है फोर्स अपॉन एरिया। दोनों में क्या डिफरेंस है आप आगे चल के समझिएगा इस चीज़ को। तो स्ट्रेस जो है ना, स्ट्रेस ये होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया भी हम लोग देखें किसका था, प्रेशर का था। तो जो प्रेशर का डायमेंशन आएगा ना वही इसका भी डायमेंशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख लीजिए mL-1 और t-2, है ना। देखिए यही होता है ना, mL-t-2 और इसका हो जाता है L2। तो यहाँ से mL-1 और t-2, ठीक है। अब है स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है स्ट्रेन देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि अगर कोई स्ट्रिंग है ना, कोई स्ट्रिंग है ऐसे, है ना, स्ट्रिंग, इस पे हम लोग क्या करें, इस पे इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है इस पे फोर्स अप्लाई किया है ना। तो यही फोर्स अपॉन एरिया जो लिखते हैं ना, इसी को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, है ना। तो कोई स्ट्रिंग है, इस पे आप फोर्स अप्लाई किए है ना, या कोई भी मेटल का वायर है या कुछ भी, तो इस पे आप फोर्स जब अप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, इसका लेंथ कुछ इंक्रीज कर जाएगा, है ना। इसका लेंथ मान लेते हैं कि कुछ इंक्रीज करके यहाँ तक हो गया, है ना। मतलब ये इसका चेंज इन लेंथ हो गया। और इनिशियल में लेंथ इसका इतना था, है ना। तो इस इनिशियल लेंथ इतनी थी और बाद में इसकी लेंथ हो गई डेल्टा एल कुछ इतनी, है ना। तो स्ट्रेन होता है ये चेंज इन लेंथ अपॉन जो इनिशियल लेंथ थी या ओरिजिनल लेंथ थी वो। तो चेंज इन लेंथ इसको लिखते हैं हम लोग क्या, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो देखिए चेंज इन लेंथ भी तो एक तरह का लेंथ ही है, तो इसका जो डायमेंशन होगा एल होगा, और जो ओरिजिनल लेंथ था वो भी एल ही है। तो ये डायमेंशन यहाँ से 0 हो गया, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं डायमेंशन लेस, है ना। ये है
डायमेंशन लेस, है ना। तो ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहाँ लिख दे डायमेंशन लेस, ठीक है ना। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी थे जो आपको 11th के स्टार्टिंग में काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब को आप, इन सब के फॉर्मूले जो मैंने लिखे, ठीक है, तो इन सब को आप याद कर लीजिए अभी से ही, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे तो जिस चैप्टर में जब जब फॉर्मूला आएगा तो वहाँ आपको फिर से बताया जाएगा ये सब। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में भी कराया है, ठीक है ना। तो इसको आप चाहिए तो पहले खुद से एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद जो है ना इसका सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई कीजिए इसको। चलिए, तो देखिए इसमें क्या कहा गया। फॉर एन मोल ऑफ गैस, वंडर वाला इक्वेशन होता है यहाँ पे P माइनस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू NRT, है ना। ये इस इक्वेशन को वंडर वाल इक्वेशन कहते हैं, है ना। ये जो इक्वेशन दिया गया है, तो यहाँ पूछा गया है कि A और B का डायमेंशन क्या होगा। A का डायमेंशन और B का, जो यहाँ पे आपको A दिख रहा है ना, A का डायमेंशन और B का डायमेंशन क्या होगा, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। और यहाँ बताया गया है कि P प्रेशर है, V वॉल्यूम है और T टेम्परेचर है। देखिए V कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। V से वेलोसिटी को भी डिनोट करते हैं, वॉल्यूम को भी। तो कभी कभी जल्दी में क्या है ना कि हम लोग ये देखते नहीं हैं और V जहाँ देखे वहाँ वेलोसिटी का डायमेंशन लिख दिए। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो कहीं कहीं क्वेश्चन में गलती होने का चांस रहता है। चलिए, तो हम लोग देखिए, ऐसे तो यहाँ पे T टेम्परेचर है, ठीक है ना, केल्विन होता है इसका, ठीक है। तो हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, जो टेम्परेचर है या इस साइड का जो टर्म है ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसको सोल्व करने में। अब देखिए कैसे, यहाँ पे P माइनस ए बाई वी स्क्वायर बोला गया है ना। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट किया गया है या ऐड किया जाता है ना, तो ये दोनों सेम ही फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। यानी कि यहाँ से हम बोलें कि P का जो डायमेंशन होगा वही A अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा। समझ में आ रहा है ना कि P में से A माइनस वी स्क्वायर माइनस किया गया है, तो इसका मतलब ही है कि जो P का डायमेंशन है ना, जो P का डायमेंशन है वही A अपॉन वी स्क्वायर का डायमेंशन है। तो देखिए दोनों साइड का डायमेंशन हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। तो P प्रेशर है, प्रेशर होता है क्या, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन होता है ML T माइनस 2 और एरिया का जो डायमेंशन होगा कितना होगा, L2, ठीक है ना। अगर प्रेशर का डायमेंशन आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। यहाँ पे A है वी स्क्वायर, तो V देखिए क्या है, वॉल्यूम है यहाँ, है ना, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का L क्यूब होता है ना। तो यहाँ से देखिए तो कितना आ जाएगा, तो ML माइनस 1 और T माइनस 2 तो है ही, ये L3 इधर चला जाएगा तो L3 हो जाएगा, यही A का डायमेंशन आएगा, ठीक है। तो अब देखिए कितना आ गया यहाँ से, M है, L माइनस 1 है और प्लस का 3 है, तो L2 हो जाएगा यहाँ पे प्लस का, है ना, और T माइनस 2 हो जाएगा। तो ML2 T माइनस 2 ये डायमेंशन निकल के आ गया A का, है ना। अब B का डायमेंशन निकालना है, तो देखिए V माइनस B है ना, लिखा हुआ है यहाँ पे V माइनस B। तो V से अगर B को माइनस किया गया है तो जो डायमेंशन V का है वही B का है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ B इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, और जो V का जो डायमेंशन होता है L क्यूब होता है। तो यहाँ से B का डायमेंशन L क्यूब निकल के आ गया, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेशर इज इक्वल टू A बाई वी स्क्वायर था, अच्छा सॉरी V का स्क्वायर था ना, तो यहाँ वॉल्यूम का स्क्वायर होगा, है ना। तो यहाँ पे जब स्क्वायर होगा तो L क्यूब का यहाँ पे स्क्वायर तो L6 हो जाएगा यहाँ, है ना, L6 होगा। थोड़ा सा गलती हो गया, तो यहाँ पे L6 होगा, है ना। तो अब देखिए L6 लिख ले यहाँ पे, तो यहाँ 6 है तो ये 5 रह जाएगा, है ना। तो ML5 T माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे
ठीक है, v माइनस बी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही होगा। चलिए आगे बढ़े। देखिए इसी तरह की गलती होने का चांस रहता है। देखिए जैसे यहाँ गलती हो गया था कि v स्क्वायर था और जल्दी जल्दी में मैं v का स्क्वायर नहीं किया यहाँ, है ना। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रहता है। क्वेश्चन तो काफ़ी आसान होते हैं लेकिन जल्दीबाजी में इस तरह की गलतियाँ हो जाती है। इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन हो डायमेंशन के ना, उसको काफ़ी सावधानी से कीजिए, क्योंकि अगर ऑप्शन आपका मिल गया, ठीक है, इसे आपके गलती करने के बाद वही ऑप्शन मिल गया, तब तो आप दोबारा चेक नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तब तो दोबारा आप चेक कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला है अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, है ना, लॉग 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर। तो देखिए लॉग के साथ जो भी क्वांटिटी लगा हुआ है ना, जो क्वांटिटी है, ये पूरा क्वांटिटी क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा, ठीक है ना। लॉग के साथ जो भी लगा रहता है वो डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। तो और ये लॉग, ये कंप्लीट भी जो होगा ना, ये कंप्लीट भी क्या होगा, ये भी एक डायमेंशन लेस होगा, है ना। जैसे log 10 वैल्यू होती है, बेस 10 होता है तो 1 होती है ना, तो ये कंप्लीट भी डायमेंशन लेस होगा। तो देखिए अगर ये पूरा कंप्लीट डायमेंशन लेस हो गया तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फ़ा इज इक्वल टू एफ वी स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, है ना। तो अगर बीटा का डायमेंशन मालूम हो तो अल्फ़ा निकल आएगा। तो देखिए बीटा का डायमेंशन यहाँ से निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले बीटा ही निकालते हैं कि अगर 2 पाई बीटा अपॉन वी स्क्वायर है ना, और यहाँ वी वेलोसिटी है ना। तो ये अगर डायमेंशन लेस है तो डायमेंशन लेस को क्या बताया था मैंने कि इसको 1 ले लीजिए आप, है ना। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से देखिए अब आप 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, तो यहाँ से 2 पाई को हटा देते हैं तो क्या बचा यहाँ से कि बीटा अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बीटा का जो डायमेंशन होगा वो कितना होगा, वी स्क्वायर का होगा, है ना। और वी क्या होगा, वेलोसिटी है, तो एल टी माइनस 1 है, और इसका हम लोग स्क्वायर कर दें तो यहाँ से जो बीटा का डायमेंशन निकल के आ गया L2 और T माइनस 2, ठीक है ना। ये बीटा का डायमेंशन है, ठीक है ना। अब यहाँ बीटा का डायमेंशन निकल गया है, अब अल्फ़ा निकालना है। तो देखिए अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ वी स्क्वायर अप बीटा का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ देखिए बीटा का स्क्वायर है, यहाँ पे डायमेंशन हम लोग क्या निकाले हैं, बीटा का निकाले हैं ना, लेकिन यहाँ बीटा का स्क्वायर है। तो एफ का डायमेंशन रखते हैं यहाँ से, तो MLT माइनस 2 होता है, ठीक है ना। वेलोसिटी का स्क्वायर है तो L2 और T माइनस 2 होगा, क्योंकि वेलोसिटी का स्क्वायर है ना। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT माइनस 1, तो L2 और T माइनस 2 हो गया। और बीटा का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करके रखना होगा वैल्यू अब तो ये हो जाएगा L4 और T माइनस का 4। तो देखिए तो सिंप्लीफाई हो गया, कितना आता है, तो M और L यहाँ से देखिए 1 और ये 2, कितना 3 हो गया, और ये माइनस का 4 जाएगा, है ना। तो L माइनस 1 हो जाएगा, T माइनस का 2 है, और यहाँ माइनस का 2 है, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 होगा। तो T कैंसिल हो गया यहाँ से, है ना, -4 और ऊपर जाएगा तो प्लस का 4, तो M L -1। तो अल्फ़ा का डायमेंशन ये निकल कर आ गया, है ना। एक बार आप लोग चेक ज़रूर कर ले दोबारा से, कहीं कहीं इसमें कोई अगर मिस्टेक हो तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहेगा, देखिए ये सब तो पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन के उस टाइप के तो क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके थे, है ना। ये देखिए एक वेराइटी ये क्वेश्चन का रहता है। ये कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कैन डिपेंड ऑन मास ऑफ द पेंडुलम, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। इस तरीके से एक सिंपल पेंडुलम रहता है, ऐसे, है ना, कि एक स्ट्रिंग होता है और एक इससे कोई बॉल बंधा हुआ होता है, इसको बॉब भी बोलते हैं हम लोग, है ना। और ये सिंपल पेंडुलम मतलब इस तरह से ऐसे ऑसिलेट करता है ना, ये ऑसिलेट करता है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, और इस तरह से इसका ऑसिलेशन होता है, ठीक है ना। ये जो यहाँ से यहाँ गया है ना, फिर यहाँ से लौट के फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से लौट के फिर यहाँ गया और फिर यहाँ आया, है ना। तो इतने को हम लोग कहते हैं एक टाइम पीरियड, एक कंप्लीट ऑसिलेशन, और इस पर जो टाइम लगता है उसको एक टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड का वर्ड समझ में आ रहा है कि टाइम पीरियड क्या कह रहा है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम कैन डिपेंड ऑन मास ऑफ द पेंडुलम, है ना। तो इसी मास की बात की जा रही है, इसका मास, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब इसकी स्ट्रिंग के जो लेंथ है ये, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, है ना, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात की जा रही है यहाँ पे, है ना। तो इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लीजिए,
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है ना, जी को बोलते हैं ना। तो इस तीनों में किस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, वो हम लोग को चेक करना है ना। तो क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहे हैं? चलिए चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए करने का तरीका क्या है। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं टाइम पीरियड, है ना। टाइम पीरियड जो है ना वो डिपेंड करता है मास पे, बोला गया है कि मास पे डिपेंड करता है, मास। और इसका पावर आप कुछ ले लीजिए ए, है ना। फिर लेंथ का पावर ले लीजिए कुछ बी, और टाइम का पावर, सॉरी यहाँ एक्सेलरेशन जी का पावर कुछ ले लेते हैं सी, कि इस पर किस तरीके से वो डिपेंड कर रहा है। टाइम पीरियड है तो यहाँ टी रहेगा, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड का डायमेंशन लिखते हैं। तो टाइम पीरियड का तो डायमेंशन देखिए, तो एम 0 होगा, एल 0 होगा, और टी का पावर कितना होगा 1। यहाँ से देखिए तो एम का पावर ए है, मास का डायमेंशन एम है, लेंथ का डायमेंशन एल होगा, एल का पावर कितना है बी है ना। और यहाँ से देखिए तो जी एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एल टी -2 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ से सी होगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि डायमेंशन को बैलेंस करते हैं दोनों साइड। तो देखिए यहाँ से देखिए तो एम का पावर तो 0 है, अभी इसको एक बार और लिखिए, है ना। एम का पावर 0 है, एल का पावर 0 और टी का पावर 1 है। यहाँ से देखिए एम का पावर क्या है, तो एम तो इसके अलावा और कहीं नहीं है, तो एम का पावर हो गया ए। एल देखिए, एल यहाँ पे बी है और यहाँ पे एल का पावर सी है, तो ये कितना हो गया बी प्लस सी। और टाइम देखिए यहीं पे है, तो टाइम का कितना हो गया 2c, है ना। अब बैलेंस हो गया ना। देखिए यहाँ पे एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर 1 है, या एम का पावर ए हो गया, एल का पावर हो गया यहाँ बी है, यहाँ सी है, तो बी प्लस सी। टी का पावर -2 है और उसका पावर कितना है सी है, तो माइनस का 2c हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फिर यहाँ से देखिए आप, यहाँ पे जो पावर दिया गया है ना, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे a है ना। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि a = 0। यहाँ से देखिए एल का पावर 0 है और यहाँ पे b प्लस सी है, तो b प्लस सी = कितना हो गया 0। और यहाँ का t का पावर 1 है, वहाँ पे -2 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि -2c = 1। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, है ना। तो यहाँ पे t है और इसके पहले वैल्यू हम लोग निकालते हैं। यहाँ से देखिए तो a का पावर 0 है, यहाँ पे माइनस का 2c = 1 है, तो -2c = लिखा हुआ है 1, तो c = कितना हो गया -1/2, है ना। और c की वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग रख दें इस इक्वेशन में, है ना, तो b = कितना हो, b -1/2 = 0 है, तो b = हो जाएगा कितना 1/2, और a की वैल्यू तो 0 है ही, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए, देखिए तो कि a की वैल्यू आ गई 0, a = आ गया कितना 0, b = निकल के आ गया 1/2 और c = आ गया -1/2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसी वैल्यू को पुट कर लेते हैं। देखिए ये जो हम लोग वैल्यू निकाले हैं इसको यहाँ रखते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या बताया गया है, t = m का पावर a है, तो मतलब कि m का पावर हो गया कितना 0, l का पावर b है, और b यहाँ देखिए तो कितना आ रहा है 1/2 है ना। और g का पावर कितना है c है, और c है -1/2, तो इस m का पावर 0 तो 1 हो गया है ना। तो t = कितना हो गया, तो √l और अपॉन √ में
जी, है ना, जी का पावर 1/2 है, माइनस का नीचे आ गया प्लस का 1/2, यानी कि t इक्वल टू निकल के आ गया √L/g, है ना। तो यही डायमेंशन जो है ना ये आपका करेक्ट है। और एक्सपेरिमेंटली जब हम लोग देखते हैं इसको ना तो ये वैल्यू के साथ निकल के आता है t इक्वल टू 2π√L/g। तो एक कांस्टेंट वैल्यू यहाँ निकल के आता है ना, कांस्टेंट। तो ये डायमेंशन बैलेंस करके जो हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं ना तो उसमें एक कांस्टेंट निकल कर नहीं आता है ना। तो हम लोग चाहे तो यहाँ पे एक c अपने मन से लिखते हैं ना, क्योंकि कोई कांस्टेंट हो सकता है। और जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया ना तो इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट थी इसकी वैल्यू कितनी आती है 2π। तो यही फॉर्मूला रहता है t इक्वल टू 2π√L/g। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे इसके, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर।